हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं MCQ बेस्ड सीरीज ऑन IES कोड्स पे सेशन 21 में IES 456 के कोडल प्रोविजंस MCQs के थ्रू डिस्कस करूंगा। डिटेल्ड लेक्चर IES 456 पे ऑलरेडी IES-GATEWiz पे की यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वहां से आप रेफर कर सकते हो डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ डिफरेंट क्लॉजेस के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो IES-GATEWiz के ऐप पर IES कोड का वीडियो कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, वो जो कोर्स है वो इस वीडियो सीरीज से अलग है। उसके जो क्वेश्चंस हैं कोड्स सेम होंगे, बट जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्वेश्चंस अलग होंगे, मैं अलग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। सो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो IES-GATEWiz के ऐप पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग IES 456 के कोडल प्रोविजन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कस करना है दैट इज 211। इसमें बोला गया है कि हमारा जो IES 456 का लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसमें द रेनफोर्समेंट बार्स लार्जर देन फिल इन द ब्लैंक्स शैल बी वेल्डेड आर मैकेनिकली स्प्लाइस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने कोडल प्रोविजंस में डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो हमारी स्प्लाइसिंग है वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। स्प्लाइसिंग पहला है हमारा लैपिंग करके, आपके बार्स को हमने ओवरलैप कर दिया, बिकॉज हमारे बार्स स्टैंडर्ड लिमिटेड लेंथ्स में आते हैं, तो हमें जब ज़्यादा लेंथ चाहिए होती है तो हम लैपिंग कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि हम मैकेनिकली स्प्लाइस करें विद द हेल्प ऑफ कपलर्स लाइक दिस। और तीसरा तरीका है हमारा वेल्डिंग। तो कोड ये कहता है कि अगर आपका रेनफोर्समेंट बार 32 mm से ज़्यादा है, लेटेस्ट प्रोविजन क्या है कि अगर 32 mm से ज़्यादा है तो आपको वेल्डिंग से प्रेफर करना है या मैकेनिकली स्प्लाइस करना है। अगर वेल्डिंग प्रैक्टिकेबल नहीं है तब आप ओवरलैपिंग पे जा सकते हो, लैप स्प्लाइस पे जा सकते हो, लेकिन आपको सर्टेन प्रोविजंस लेने पड़ेंगे विद द यूज ऑफ एडिशनल स्पायरल्स अराउंड द लैप्ड बार्स। तो हमारा जो अमेंडमेंट 3 है, ये अमेंडमेंट 3 में 26.2.5.1 क्लॉज को चेंज किया गया। पहले यहाँ 36 mm था कि लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm, लेकिन अमेंडमेंट 3 जो आया हमारा कोड का, उसमें लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 32 mm, और अगर हमारे 32 mm से ज़्यादा है तो बार्स को हम वेल्डेड करेंगे या मैकेनिकली स्प्लाइस करेंगे। लेकिन इसके आगे एक और चीज़ कहता है, इस पॉइंट को इन्होंने हटा दिया है इसमें, क्योंकि कह रहा है सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग फॉर द एग्जिस्टिंग। तो ये क्लॉज को इस क्लॉज से सिंपली रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 32 mm होगा एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 3। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर IES 456 द यूज ऑफ fill in the blanks reinforcement में इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट। तो बेसिकली जब हमारा रेनफोर्समेंट अगर बहुत कंजेस्टेड होगा बीम या किसी भी RCC मेंबर में, तो हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएंगी। हमारा जो वाइब्रेटिंग है अरेंजमेंट है, नीडल वाइब्रेटर, वो जाएगा नहीं डिजायर्ड पोजीशन पे, और कंक्रीट को प्लेस करने में भी दिक्कत होगी। लाइक एज शोन इन दिस, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है काफी कंजेस्टेड दिख रहा है। तो हमारे जो कोडल प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है वो हमारा 4% होता है ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अगर हमारा ये बीम है तो इसकी विड्थ हमारी B हो गई और इसकी ओवरऑल डेप्थ जो है वो D हो गई, तो 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, और अगर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है तो हम इसको इफेक्टिव लेटरल स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रिप्स का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट नंबर 3 आया, उस अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया, इस क्लॉज के नीचे एक नोट ऐड कराया। कहा गया कि अगर आप 4% इन्फोर्समेंट यूज करते हो तो वो हमारा इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट, हेंस लोअर परसेंटेज इज रिकमेंडेड। तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पॉइंट से हमें जब भी आप डिजाइन कर रहे हो तो प्रेफरेबली आपको रेनफोर्समेंट 4% से कम रखना है टू अवॉइड सच कंजेशन रेनफोर्समेंट। थ्योरेटिकली हमारी लिमिट जो है वो 4% की है और कोड ये रिकमेंड करता है कि आप इससे कम ही रखो रेनफोर्समेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 4% होगा कि यूज ऑफ 4% रेनफोर्समेंट में इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, इसलिए हम रेनफोर्समेंट
जो है वो 4% से कम प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकली हमें प्रोवाइड कम करना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज रिगार्डिंग द नॉमिनल कवर फॉर आरसीसी कॉलम्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फायर रेजिस्टेंस के प्रोविजंस हैं, जो रेटिंग है उसके हिसाब से डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स के लिए हमारा एक नॉमिनल कवर डिफाइन किया है IES 456 ने। नेशनल बिल्डिंग कोड में भी ये प्रोविजंस दिए हुए हैं, वहां भी आप इसे रेफर कर सकते हो। तो जब आप बिल्डिंग डिजाइन करते हो तो उसकी कंजंक्शन में आपको इसको डिजाइन करना है बिल्डिंग को। तो जो आरसीसी एलिमेंट्स के लिए फायर रेजिस्टेंस है वो हमारा टाइम ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है कि अगर आपको 1.5 घंटे का फायर रेजिस्टेंस चाहिए तो किस मेंबर के लिए आपको कितना नॉमिनल कवर आपको अज्यूम करके डिजाइन में कंसीडर करना है। तो IES 456 के अकॉर्डिंग द स्पेसिफाइड नॉमिनल कवर फॉर आरसीसी कॉलम्स के लिए पूछ रहा है टू अचीव 2 आवर फायर रेजिस्टेंस रेटिंग इज प्रोवाइडेड एज। तो हम लोग 2 आवर्स का टेबल 16A में जाते हैं। फायर रेजिस्टेंस हमारा 2 आवर्स है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी बीम्स, स्लैब्स, रिब्स और कॉलम्स में दिया हुआ है 2 आवर्स के लिए 40 mm नॉमिनल कवर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो 40 mm हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कॉलम के लिए सभी फायर रेटिंग सिस्टम के लिए हमने जो नॉमिनल कवर दिया है वो 40 mm दिया हुआ है। दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। बीम, स्लैब, रिब्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम भी हमारा क्लासिफिकेशन अलग है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वैल्यूज अलग हैं। ठीक है, लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम से ज्यादा नॉमिनल कवर है इन जनरल। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो इसके कंक्लूजन पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा स्लैब है तो वहां पर जो नॉमिनल कवर है सेम फायर रेटिंग सिस्टम के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम का कॉन्टिन्यूअस बीम से ज्यादा है। ठीक है, फॉर एनी केस। ठीक है, तो ये आप रेफर कर सकते हो, इन फ्यूचर इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम स्पेसिंग शियर एनफोर्समेंट के लिए मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द आरसीसी बीम कितनी परमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बीम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके शियर एनफोर्समेंट है, अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स आप यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस शुड बी लेस देन 0.7D और ये जो वैल्यू है ये स्पेसिंग हमारी, दिस स्पेसिंग शुड बी लेस देन 300 mm। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लेते 0.7D, D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हमारी मान लेते ये है, तो 0.75D से हमारा निकल के आ जाता है कि 400 mm होना चाहिए। लेकिन कोड कहता है किसी भी सूरत में हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेप्स की जो स्पेसिंग है वो 300 mm से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 0.75D से 250 mm आ रहा है तो आपको 250 mm प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग जो है वो कोड कहता है कि 300 से ज्यादा आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी पर्पस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो हमारा अमेंडमेंट के थ्रू सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के प्रोविजंस ऐड किए हुए थे कोड ने। पुराने वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, IES 456 की कोडल प्रोविजंस में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है उसकी जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जैसे ही आप कंक्रीट को पोर करते हो तो वो अपने सेल्फ वेट से यूनिफॉर्मली हर कॉर्नर ऑफ फॉर्मवर्क में जाके सेट हो जाती है बिना कोई वाइब्रेशन किए, विदाउट सेग्रीगेशन। ये हम कंक्रीट मिक्स की प्रोपोर्शनिंग ऐसी कर रहे हैं, तो इसकी प्रोपोर्शनिंग के लिए आप IES 10262 रेफर कर सकते हो, ये हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस भी करेंगे। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आप देख पा रहे हो, जैसे ही कंक्रीट पोर हो रही है इट इज गेटिंग अपनी जगह बना रही है, जो भी हमारी कैविटी है ये फिल होती जा रही है और कोई भी हम इसमें कॉम्पैक्शन या वाइब्रेशन इक्विपमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। तो हमारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ कि इट फिल्स फॉर्मवर्क यूनिफॉर्मली विदाउट द नीड फॉर एनी एक्सटर्नल वाइब्रेशन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके लिए डिटेल वीडियो आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के। वहां पे इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी जो IES 456 ने लेट डाउन किया है नेक्स्चर जे में, वहां से आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली इन्फ्लुएंस द फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट एलिमेंट्स। तो फायर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी कंक्रीट एलिमेंट है, यहाँ पे कॉलम दिखाया हुआ है कि आग लग गई थी तो हमारा कैसे स्ट्रक्चर डेटोरेट हो गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका, बिकॉज यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट पड़े हुए हैं तो इसको कितना कवर मिल रहा है। ठीक है, तो
कवर इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर विच अफेक्ट द फायर रेजिस्टेंस। फिर मेंबर के साइज क्या है, मेंबर बहुत हैवी साइज का है तो फायर रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जो कंक्रीट बनी हुई है उसमें जो एग्रीगेट्स यूज़ किए हैं वो किस कैटेगरी के हैं, लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं, नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स हैं, हैवी वेट एग्रीगेट्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पे हमारे फायर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि कितनी देर तक हमारा वो कंक्रीट एलिमेंट फायर को रजिस्ट करेगा, जिसको हम फायर रेजिस्टेंस रेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और जनरल रिक्वायरमेंट जो है फायर प्रोटेक्शन के वो हमारे IES 1642 में दिए हुए हैं, वहां से आप इसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द डिटेल्स ऑफ मेंबर साइज, कवर टू स्टील रेनफोर्समेंट एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IES 456 द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स फॉर RCC स्लैब शैल नॉट एक्सीड। कोड ये कहता है कि जब भी आप कोई स्लैब डिजाइन कर रहे हो तो जो भी रेनफोर्समेंट बार है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार, जो भी आप फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हो, अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो यहाँ पे जो आपको डॉट्स में दिख रहे हैं ये रेनफोर्समेंट बार जो हैं, और इसकी टोटल थिकनेस हमारी D है और इफेक्टिव थिकनेस हमारी कवर को हटा के स्मॉल d है। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि आप जो रेनफोर्समेंट बार्स यूज कर रहे हो स्लैब में, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार, इसमें इसकी जो साइज है इट शुड बी लेस देन 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस, जो भी हमारा D है उससे, ना कि इफेक्टिव थिकनेस से। तो टोटल थिकनेस ऑफ जो स्लैब है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/8, उसके 1/8 से। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स फॉर RCC स्लैब शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। वी कंसीडर द टोटल थिकनेस यानी कैपिटल D फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूज ऑफ सिलिका फ्यूम इन द सीमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द कंक्रीट मिक्स। तो कोड IS 456 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सिलिका फ्यूम है इट इज वन ऑफ द मिनरल एडमिक्सचर विच इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। जो भी आप सीमेंट मान लीजिए x क्वांटिटी आपको x kg यूज करना है कंक्रीट मिक्स में, तो एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ आप x kg का कुछ सर्टेन परसेंटेज, यानी मान लीजिए कोड कहता है कि ये प्रोपोर्शन आपका 5 से 10% रहेगा इन जनरल कंडीशंस। तो यानी 0.1 kg, 0.1 x kg ये आपका सिलिका होगा और 0.9 x kg आपका सीमेंट होगा। इन दोनों को आप मिक्स करके एज अ सीमेंटेशियस मटेरियल कंक्रीट मिक्स में यूज करोगे। तो कोड ये कहता है जो ये रेंज है सिलिका की, ये हमारी 0.05x से 0.10x तक होगी। यहाँ पे कंक्रीट मिक्स का x की वैल्यू कंक्रीट मिक्स नहीं है, x की वैल्यू है कि आप सीमेंट कितना यूज कर रहे हो, उस सीमेंट परसेंटेज का, सीमेंट के परसेंटेज, सीमेंट की क्वांटिटी का परसेंटेज होता है सिलिका फ्यूम, उसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ परसेंटेज लिखते हैं। द सिलिका फ्यूम इज यूजुअली यूज्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5 to 10% ऑफ द सीमेंट कंटेंट ऑफ द कंक्रीट मिक्स। ये प्रोविजंस जो हमारा अमेंडमेंट नंबर, लेटेस्ट अमेंडमेंट इसके करस्पॉन्डिंग था, वो अमेंडमेंट नंबर 2 था, 2005 में किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि सिलिका फ्यूम इज यूजली यूज इन द जनरली हमारा 5 से 10% की उसमें यूज करते हैं। अब सिलिका फ्यूम के जो स्पेसिफिकेशन है वो कहाँ से गवर्न हो रहे हैं, वो हमारे IES 15388/2013 के स्पेसिफिकेशन है, IES कोड है, वहां से गवर्न हो रहे हैं। इस पर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज व्हाट सिलिका फ्यूम लुक्स लाइक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 5 से 10% होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर IS 456 जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है कंक्रीट में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कंक्रीट में स्ट्रेन हो रही है, यानी सिंपली स्ट्रेस स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसको क्या रिलेशनशिप अज्यूम कर सकते हैं। तो कोड ये कहता है कि आप कोई भी शेप अज्यूम कर सकते हो जो कि हमारे टेस्ट रिजल्ट से सब्सटैंशियल एग्रीमेंट में हो। तो हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रापेजॉइड भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, या एनी अदर कोई भी शेप जो कि स्ट्रेंथ के प्रेडिक्शन में सब्सटैंशियल एग्रीमेंट रखता है, जो आपने टेस्ट रिजल्ट्स किए उस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। IS 456 ने
डिजाइन पर्पस के लिए जो एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया है वो 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिक लिया है, और उसके बाद इट मे बी अज्यूम्ड एज रेक्टेंगल अप टू मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ 0.0035। कोड ये कहता है कि जब आप डिजाइन कर रहे हो तो ये हमारी क्यूब स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ। जब उसके करस्पॉन्डिंग जब आप स्ट्रक्चर पे जाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ हम लेते हैं 0.67 FCK, और जब हम डिजाइन करते हैं तो वी सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर मटेरियल से हम डिवाइड कर देते हैं 0.67। तो डिजाइन पर्पस के लिए हमारा ये वैल्यूज हैं जो हम जब स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते हैं आरसीसी में तब कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी शेप हमारा हो सकता है विच रिजल्ट्स इन प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इन सब्सटैंशियल एग्रीमेंट विथ टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, बस ये कंडीशन ये है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर IES 456 एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द रेनफोर्समेंट फॉर टॉर्जनल रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है कि जब आरसीसी बीम में आपका टॉर्जन लग रहा है, टॉर्जनल फोर्सेस आ रही हैं, ट्विस्टिंग हो रही है बीम में, तो आपके किस टाइप के रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट दोनों प्रोवाइड करते हैं टू टेक केयर ऑफ द टॉर्जनल रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है हमारा जो रेड कलर से आपको क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, दिस इज अ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो आपकी ट्विस्टिंग को रजिस्ट करेगा, और साथ साथ जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द रेजिस्टेंस ऑफ द टॉर्जनल। तो दोनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फर्दर, और इस तरह के वीडियोस के लिए आप IES कोड का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 300 MCQs रहेंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 वीडियोस रहेंगे, और पैरेलली डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ ये सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।